बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज हम एक सेकंड ईयर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट लाजमी किया करें वीडियो देख के, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। तो जी टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जी, इसे मैं पहले समझा दूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन को भी समझाऊंगा। थ्योरेटिकल जो स्लाइड की शक्ल में आएगी आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि फाइल में ये देखें, एक एरिया मैं इधर बना रहा हूँ, किसी टाइप का भी एरिया हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस टाइप का हो, ठीक है। उसकी शेप किसी भी शक्ल की हो सकती है। सर्फ ये तो रेक्टेंगुलर टाइप की है, सर्कल भी हो सकती है, स्फीयर टाइप की भी हो सकती है। तो अगर किसी एरिया में से सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं, एक दो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं। ये ई है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास फ़र्ज़ कर लें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यूँ हम करते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक दो तीन लाइन है इसमें, ये इस एरिया में से गुजर रही हैं, इस एरिया में से गुजर रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस का मतलब है कि उस एरिया में कितनी लाइन गुजरी है उसका टोटल। इसमें तीन गुजरी है, इसका टोटल क्या होगा? तीन। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू आ सर्टेन एरिया एलिमेंट, ठीक है। अब किसी भी सर्टेन एरिया में से कोई भी आपके पास एरिया, उस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तीन, 1 2 3, क्योंकि इस एरिया में से तीन लाइन क्या कर रही है? गुजर रही हैं जी, ठीक है। अगर फॉर एक लाइन ऐसे गुजरती है, इसके लोअर एंड से, एक अपर एंड से गुजरती है ऐसे, हालांकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वही काउंट होंगी जो इसमें से पास करेगा। फॉर ये एक लाइन पास कर रही है, इसमें से अब 4 हो गई हैं, जो पास होगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होगी। जो पास नहीं हो रही एरिया में से वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। ये क्या थी? थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब इसमें देखते हैं जी, इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। यही कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मल थ्रू अ सर्टेन एरिया, ठीक है। तो नॉर्मली जो गुजरती हैं, अब नॉर्मली का यहाँ पे मतलब क्या है कि अभी मैंने सरफेस बनाई है, देखिए ऐसे, तो इसमें से अगर ऐसे पास करती है, अंदर से गुजर के ऐसे आती है, तो ये इस सरफेस के क्या आती है? नॉर्मल होती है। क्या आती है जी? नॉर्मल होती है। तो नॉर्मली जब इसको आगे हम मज़ीद डिस्कस भी करेंगे नॉर्मली को, तो थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि जितनी इतनी बस आपने बात याद रखनी है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया में से गुजरती हैं वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये होगी इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, यानी दो चीज़ों का डॉट है, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, डॉट ए का वेक्टर एरिया, ठीक है। तो वेक्टर एरिया, ये वेक्टर क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल है तो जारी बात है, तो ये ए मीन एरिया ऊपर वेक्टर का सिंबल है, तो इसे हम वेक्टर एरिया कहते हैं। इसे हम नॉर्मल एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल एरिया भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल एरिया भी कहते हैं जी, ठीक है। नॉर्मल एरिया, ठीक है। नॉर्मल एरिया दूसरा नाम है वेक्टर एरिया। अब इसमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो गया, ई और ए का, तो वो हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है हमारे पास ऐसे, हम फाई लिखते हैं, ग्रीक वर्ड्स है ये, फाई लिखते हैं ऐसे, और नीचे छोटा सा ई डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फ्लक्स, इसका मतलब होता है फ्लक्स, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक।
तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये ग्रीक वर्ड्स का सिंबल है, इसे कहते हैं फाई। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट इसकी मैंने एग्जांपल दिया, देखें ये दो एरिया पड़े हुए हैं, एक ये एरिया पड़ा है और एक ये एरिया पड़ा है। आप इसमें से बता सकते हैं कि पहले ए एरिया उसका हमारे पास कितना फ्लक्स है, इसका बी का कितना फ्लक्स है। सारी बात, इसमें 4 लाइनें गुजर रही हैं इलेक्ट्रिक, इसका ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 होगा, इसमें से 2 गुजर रही हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 2। तो इसका मतलब किसी एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती हैं उतना ही उसका फ्लक्स होता है जी। अब एक दूसरी डायग्राम ये है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, यानी किसी भी शक्ल के, जैसे कि ये दिखाया गया है ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ठीक है। तो इसकी हमने देखें जी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इसको हम ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अब पड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। ये आपको एक नज़र आ रही है ट्रायंगल ये वाली, ठीक है, जब इंक्लाइंड प्लेन होता है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल एरिया हम ड्रा करते हैं, नॉर्मल एरिया, तो ये इसका नॉर्मल एरिया कहते हैं कि इसका नॉर्मल एरिया ये है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है, इस तरफ फ़र्ज़ करें मूव कर रही है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इसका नॉर्मल एरिया ये है हमारे पास, ये वाला नॉर्मल एरिया, वेक्टर एरिया। तो अगर ये ए है और ये ई है तो इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो हमारे पास एंगल थीटा है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास देखिएगा क्या होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये होगा हमारे पास, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाया किया गया। उसके बाद ये हमारे पास इसको खोलेंगे, ई डॉट ए, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये ई डॉट ए को खोलेंगे तो ई ए कॉज ऑफ थीटा बनेगा, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो इसी तरह जब डॉट आता है तो ये फर्स्ट वेक्टर समझ लें, ये सेकंड वेक्टर समझ लें, तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस तरह कॉज ऑफ थीटा। तो ये इसमें ये फर्स्ट वेक्टर समझ लें, ये सेकंड वेक्टर समझ लें, तो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी डायग्राम को क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये डायग्राम नहीं बना सकते, इसको ऐसे सिंपल बना लें। तो ये सॉरी, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, सिंपल ऐसे बना लें। अगर वो डायग्राम नहीं बना सकते, इसमें वेक्टर के सिंबल लिखें, कहें कि ये ए है हमारे पास और ये हमारे पास ई है, उसके बाद अगर एंगल ये थीटा है तो इसके कंपोनेंट ड्रा करें ऐसे, तो ये कर लें ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो इसकी निस्बत आप ये भी डायग्राम बना सकते हैं, इससे आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट को मैं मज़ीद नहीं समझाऊँ क्योंकि ये आप FSA में पढ़ चुके हैं जी। अब इसमें देखिएगा कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट है, इसके 2 केसेस है हमारे पास, 2 केसेस है इसके हमने पढ़ने हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि है वो चीज़ है क्या। अब मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया है, पीछे मैंने एक चीज़ का नाम वेक्टर एरिया के बारे में बताया है, जिसे नॉर्मल एरिया भी कहते हैं। अब एक बात यह कि एरिया 2 टाइप के होते हैं। पहला एरिया हमारे पास सरफेस एरिया, क्या हमारे पास सरफेस एरिया, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि बाद में नहीं लिखा होगा, ये सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया जो होती है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी अगर होती है तो सरफेस एरिया, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि सरफेस एरिया होता कौन सा। एक होता है नॉर्मल एरिया जिसे हम वेक्टर एरिया कहते हैं, इसका वेक्टर एरिया का नाम, दूसरा नाम क्या है हमारे पास, नॉर्मल एरिया, क्या कहते हैं जी इसे, नॉर्मल एरिया। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया जी, इसका क्या है हमारे पास, नॉर्मल एरिया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नॉर्मल से कहते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक क्या हमारे पास है, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बात याद रखिएगा कि इससे बड़े MCQs क्लियर होते हैं इंट्री टेस्ट के। अब आप समझना चाहेंगे कि ये सरफेस एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया किस तरह होता है और सरफेस एरिया किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए, मैं इधर फिगर बना के बताता हूँ आपको। देखिए ये हमारे पास एक
कह लें कि एक फिगर है, ठीक है। तो ये जो आपको अंदर वाली चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वाली जो अंदर वाली चीज़ है जो फिल हो रही है, ये वाली, ठीक है, ये होता है इसका सरफेस एरिया। जैसे कि आप हाथ की हथेली देखें तो हाथ के अंदर जो मांस भरा है वो समझे कि एक सरफेस है, वो क्या है हमारे पास सरफेस एरिया। तो मैं कहता हूँ कि अब ये तो हो गया सरफेस एरिया, इसको मैं अगर मैं इसको कहता हूँ ये सरफेस एरिया एस ए वे, ठीक है ना, ये वैसे ही सिंबल देने के लिए एस मीन सरफेस, एरिया मीन ए। अब इसमें देखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि इसका इस चीज़ इस फिगर का फेस किस तरफ, मैं अगर फेस कहूँगा ये इस तरफ फेस है, इस तरफ इसका फेस क्या है, इस तरफ है, तो ये एक वेक्टर एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वेक्टर एरिया, जिसे हम ऐसे सिंबल ऐसे ज़ाहिर करते हैं। यानी हम जब डायरेक्शन को यूज़ करते हैं, चले इसको सिंपल ए कह देते हैं और उसको ए वेक्टर कह देते हैं। जब हम सिंपल इसके फेस की तरफ देखें, जैसे आप हाथ की थैली देख करें तो हाथ की थैली की तरफ देखें थे कि किस तरफ उसका सरफेस का किस तरफ फेस है, जो जिस तरफ फेस होगा वो उस तरफ उसका वेक्टर को ड्रा किया जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर ड्रा। इसका फेस इसके बैकवर्ड भी हो सकता है, ऐसे दोनों तरफ हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि एक तरफ है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन जिस तरफ भी ड्रा करेंगे तो आपको उसकी डायरेक्शन ड्रा करनी पड़ेगी। लेकिन जो इसके अंदर है वो हमारे पास सरफेस एरिया है, जो इसके फेस किस तरफ है हमारे पास, जब उसको ज़ाहिर करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वेक्टर एरिया बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा पहला है हमारे पास, पहला केस है मैक्सिमम केस, मैक्सिमम फ्लक्स है। तो मैक्सिमम फ्लक्स में हमारे पास देखिएगा कि अगर कहता है कि हमारे पास इफ वेक्टर ए, अब वेक्टर इस यहाँ पे ना वेक्टर एरिया ए, अगर यहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, बोल्ड। तो बोल्ड अगर आप ना भी करें तो आप इधर ऊपर बोल्ड ना करें तो आप वेक्टर का सिंबल भी ले सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ भी वेक्टर का सिंबल लेंगे। बोल्ड का मतलब आपको पता है वेक्टर को दो तरीके से ज़ाहिर किया जाता है, एरो हेड से और मतलब बोल्ड्स के तरीके के साथ। अब इसमें कहता है क्या, कहता है इफ वेक्टर एरिया ए इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। देखें कैसे, अब देखें ये एक एरिया है, इसका एरिया इस तरफ है क्योंकि इसका फेस इस तरफ है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस तरफ है, दोनों क्या हमारे पास पैरेलल हैं, दोनों क्या हमारे पास पैरेलल। देखिए ये ब्लैक वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारे पास सेम है, इसलिए ये मैक्सिमम इसका फ्लक्स होगा। इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, ई ए कॉस ऑफ थीटा होता है, यही फार्मूला यूज़ होगा, ये कॉस थीटा। तो हमारे पास कॉस थीटा थीटा कितना हो गया हमारे पास, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो 0 डिग्री होगा। यहाँ पे 0 का 0 पुट करेंगे तो का 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या होगा, ई ए का ई ए आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स, यानी इसका आंसर मैक्सिमम आया हमारे पास। अच्छा जी, अब इस बात को वो कैसे कंफ्यूज कर सकता है जी, इस बात को जो स्टेटमेंट है मैक्सिमम फ्लक्स है वो इसको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, बस एक चीज़ से कंफ्यूज कर सकता है। देखिए अब वो कह सकता है इफ द एरिया surface area is perpendicular to the field line E the flux is maximum। अब इस बात पे गौर करेगा, अगर वेक्टर एरिया ना पैरेलल होता है तो E के फ्लक्स मैक्सिमम होता है। लेकिन मैं दूसरी जगह फार्मूला देखें, ये एक मैं इसी फिगर को बना रहा हूँ, देखें देखिएगा मैं इसी फिगर को बनाने लगा हूँ, देखिएगा चले टेढ़ी बन गई। अब देखिए इसका सरफेस एरिया ये हमारे पास ये वाला ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया है। मैं कहता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, देखिए ये इसका सरफेस एरिया, ये सारा का सारा इसका सरफेस एरिया ये वाला। तो देखिए ये जो हमारे पास ई है, ये वाला ई, तो इस सरफेस एरिया के तो परपेंडिकुलर बन गया ना सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। लेकिन इसका जो नॉर्मल एरिया होगा ना, नॉर्मल एरिया इसका जो इस एरिया का, इस फिगर का जो नॉर्मल एरिया वो हमारे पास है ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब आप कह सकते हैं इस स्टेट में दो इस चीज़ की ना दो स्टेटमेंट बन सकती है। मैं कहता हूँ व्हेन स्केलर सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। अब मैंने परपेंडिकुलर लफ्ज़ यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि एंगल 90 डिग्री यूज़ होगा, एंगल 0 डिग्री ही यूज़ होगा। एक बात याद रखिएगा, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री ही यूज़ होगा। अब 0 डिग्री क्यों यूज़ होगा, देखिए क्योंकि ये है दो, ये जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल बनता है ये वाला जो एंगल बन रहा है ये ई और ए के दरमियान बन रहा है, यानी ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान बन रहा है।
ये जो एंगल है ये वाला, ये ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान बन रहा है, हमेशा दो वेक्टर के दरमियान बनता है। तो ये तो स्केलर है, इसके दरमियान नहीं बन सकता, जारी बात है इसके और इसके दरमियान बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, लेकिन हम जब एंगल देख रहे हैं तो एंगल हमेशा ए वेक्टर और ई वेक्टर के दरमियान देखा जाएगा, चाहे हम सरफेस एरिया का भी यूज़ करते हैं। इसलिए बाज़ का तो जब एग्जामिनर देता है कि व्हेन द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज़ द फ्लक्स, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। बात बच्चे इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन वेक्टर, जब वेक्टर, छोटी सी बात समझाना चाहूँगा मैं, छोटी सी, लेक्चर लेंथ ही हो रहा है। जब वेक्टर एरिया ई के पैरेलल होते हैं, हमेशा ई के पैरेलल होते हैं, तो उसका उल्ट क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी वेक्टर एरिया पैरेलल है तो सरफेस एरिया डेफिनेटली क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है तो सरफेस एरिया क्या होगा, उसके पैरेलल होगा। यानी दो अपोजिट चीज़ें यहाँ रखनी है आपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये पैरेलल है, वेक्टर एरिया पैरेलल है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एंगल यही पुट करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये मिनिमम हमारे पास फ्लक्स है, मिनिमम फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, इफ ए वेक्टर एरिया इज टेकन परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन बॉडी इज। अब हमारे पास देखिएगा, ये हमारे पास एक एरिया, इसकी शेप और थी, इसकी शेप और थी। ये हमारे पास एरिया, इसका नॉर्मल एरिया, इसका फेस देखना, फेस किस तरफ है, ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, देखिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरफ, देखिए ना, परपेंडिकुलर बन गया। एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर बन गए। इसका मतलब ये देखिएगा, अब देखें, लेकिन सरफेस एरिया किस तरफ है, सरफेस एरिया इसका इस तरफ है, इसी तरफ है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस तरफ है, सरफेस एरिया भी क्या है, इसी तरफ है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिंपल ए और ई तो क्या हो गए हमारे पास, पैरेलल हो गए। लेकिन हमने ये देखना है कि जो एंगल है वो वेक्टर एरिया और ई के दरमियान बनता है, ठीक है। तो ये दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस बात में देखना है आपने कि वेक्टर एरिया और वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। तो ये वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो इसमें देखिएगा यही फार्मूला यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस ऑफ थीटा, उसके बाद कॉस हमारे पास थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ई और ए। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है, एक बात करके, ठीक है। तो आंसर आएगा 0, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जी, थैंक यू।